नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ही का चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में भी शेयर करें क्योंकि इसका नाम है सिटीजन्स वॉइस शो। ये जनता की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है और हमारा काम है आपकी आवाज़ को बुलंद करना। हम आपसे कोई आर्थिक सहायता की उम्मीद नहीं करते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। कल राहुल गांधी ने जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आड़े हाथों लिया, उन्होंने कहा कि जो इलेक्टोरल रोल फिजिकल दिए जा रहे हैं उसमें बहुत घपलेबाजी है। एक ही विधानसभा में 6.5 लाख में से 1 लाख वोट जो है वो फर्जी पाए गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सब हरियाणा में इलेक्शन में हुआ, यही सब महाराष्ट्र के इलेक्शन में हुआ। और वोट फॉर डेमोक्रेसी की बात करें तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि 4 करोड़ 65 लाख 44 हजार वोटों की जो डाले गए हैं वो गलत तरीके से डाले गए हैं। इसका मतलब यह है कि 89 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो जीती है वो गलत तरीके से जीती। इस पर चर्चा करने के लिए सतर्क नागरिक संगठन की अमृता जोरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमृता जोरी जी आपका। ये एक बड़ा विषय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर मेजर ऑपोजिशन पार्टी एलओपी राहुल गांधी ने उठाया है। और इस पर एक बात ये आ रही है कि राज्यसभा में 2019 में भी 2019 में इलेक्टोरल रिफॉर्म पर चर्चा हुई थी, 2015 में कॉलिंग अटेंशन को लेकर चर्चा हुई थी, पर अब उस पर चर्चा करने के लिए किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर जो है वो ट्रेजरी बेंच जो है वो बिल्कुल उसको अपोज करती है। जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंडक्ट को लेकर, वोटर रोल को लेकर, डिजिटल वोटर रोल को लेकर, सीसीटीवी को लेकर माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद लेजिस्लेटिव चेंजेस करके सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नहीं दी जाती है, डिजिटल फॉर्मेट में इलेक्टोरल रोल नहीं दिए जाते कि जिसकी वेरिफिकेशन हो। और बहुत सारे वोटर ऐसे पाए गए जो एक स्टेट नहीं, दो दो स्टेटों में वोट डाल रहे थे। एक आदमी तो ऐसा पाया गया जो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 जगह वोट डाल रहा है और ये सब फिजिकल फॉर्मेट से क्लियर हुआ। ये देखिए, ये जो डैंग साहब हैं, इनका 4 जगह वोट डला और उसके अलावा फिर और लोगों का नाम आया जिसमें वो कर्नाटक में भी वोट डाल रहे हैं और बनारस में भी वोट डाल रहे हैं। और फिर कुछ ऐसे नाम आए जिनकी फोटो नहीं है, जिनके एड्रेसेस जो हैं वो हाउस नंबर 0 है, जिनके फादर नेम जो है वो डिफाइन नहीं है। तो इस तरीके से तमाम चोरियां जो पकड़ी गई हैं और जिसमें कहा जा रहा है कि 6,26,208 वोटों से कांग्रेस जो है वो आगे थी। उसके बाद 6,58,915 से बीजेपी जीत जाती है 32,707 वोट। बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा की सीट है ये 2024 के इलेक्शन की। और एक ही विधानसभा में 1,14,046 वोट जो है वो एक्सेस पाए जाते हैं बीजेपी के, जिसपे तहकीकात चालू होती है। अब मान लीजिए अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कल को फिजिकल आपको जो बूथ लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, वो भी देना बंद कर देगा, तो फिर इस चीजों का खुलासा कैसे होगा? डीटीडीपी एक्ट में तो आरटीआई हो, डीटीबीपी एक्ट में खोजी पत्रकारिता हो, तमाम इंफॉर्मेशन को पर्सनल करके इंफॉर्मेशन को रोका जा रहा है। कल को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कह देगा कि इसका मिसयूज हो रहा है और भारत के लोकतंत्र में ये लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जो वोट डाल रहे हैं उनके नाम उजागर किए जा रहे हैं, तो सीक्रेसी ऑफ बैलेट को लेकर एक नया विषय खड़ा हो सकता है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? जी, बिल्कुल थैंक यू आत्मा जी। मुझे लगता है कि जो सारे सवाल आपने उठाए ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम इलेक्शन की प्रक्रिया देखें, तो जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन तो बहुत फ़ोकस होता है जनता का भी, पार्टीज़ का भी। काउंटिंग डे पे बड़ा फ़ोकस रहता है, रिज़ल्ट डे पे बहुत फ़ोकस रहता है। लेकिन जो असली जो सॉफ्ट अंडरबेली है इलेक्शंस की हमारे देश में, वो है इलेक्टोरल रोल। क्योंकि एक्चुअली अगर इलेक्टोरल रोल के बारे में सतर्कता नहीं दिखाई जाए, अगर उसपे 24/7 365 डेज ऑफ द ईयर, मतलब कि पूरे साल रोज उस पर नजर ना रखी जाए और नजर ना बांधी जाए, तो इलेक्शन का जो परिणाम है वो आप पहले से ही तय कर सकते हैं। देखिए, जो विनिंग मार्जिन है हमारे देश में वो ज्यादातर काफी छोटे रहते हैं, 20,000 वोटों से, 10,000 वोटों से, 2,000 वोटों से। ये असेंबली इलेक्शन में ये आम तौर के विनिंग मार्जिन है कि कोई पर्सन जीत गए 15,000 वोटों से, 10,000 वोटों से, यानी कि 2%, 3%, 1%, 1.5%, इस टाइप का है विनिंग मार्जिन। तो अब अगर पार्टियां, खास करके ऑपोजिशन पार्टी, पूरे समय चेकिंग नहीं करती रहेंगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का अब जो रूल है वो ये कहता है कि कांस्टेंट रिवीजन चलती रहती है
यानी कि किसी भी समय पर कोई भी अपने आप को जोड़ सकते हैं वोटर लिस्ट पे। पहले जो सिस्टम होता था वो होता था कि जिस साल इलेक्शंस होते थे उस साल कुछ महीने पहले ही फ्रीज हो जाते थे इलेक्टोरल रोल, उसके बाद कोई अपना नाम उसमें जोड़ नहीं सकता था। अब लेकिन सिस्टम क्या है कि अप टू द डेट ऑफ नॉमिनेशन एंड विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन आप अपना नाम जोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये बहुत जरूरी है कि पार्टीज अब उठ रही हैं, खास करके कांग्रेस अब इसको देख रहा है, क्योंकि असली बात जो है वो ईवीएम और ये सब छोड़ के ये वाली बात है कि इलेक्टोरल रोल में तो कहीं घपला नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर इलेक्शन में, क्योंकि आपको कितने लोग जोड़ने हैं, आपको हो सकता है 15-20 सीटों में 40,000 लोगों को बस जोड़ना है, एंड दैट इज इनफ टू स्विंग द इलेक्शंस वन वे और द अदर। तो कोई ऐसा तो नहीं हो रहा कि कोई भी पार्टी इस तरीके से लोगों का एक पूल बनाया रखा है और उनको इधर से उधर मूव करके उनको जोड़ रही है। अब मैं नहीं कह रही कि हो रहा है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जब कोई पॉसिबिलिटी है कुछ करने की तो वो एक संभवता बन सकती है। अब इसका तरीका जो है वो यही है कि पार्टीज इस पे 100% अपनी नजर बनाए रखें, जो उनके बूथ लेवल एजेंट्स हैं, क्योंकि जो बीएलएज होते हैं पार्टी के, उनके पास एक खास अधिकार होता है। वो लोग जो इलेक्शन कमीशन के जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं उनके काम पे निगरानी रखते हैं। उनको ये राइट होता है कि किसको आप जोड़ रहे हैं, किसको हटा रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स देखिए, उस टाइम ऑब्जेक्शन फाइल करें। और ज्यादातर अगर हम देखें पार्टीज इस काम को बड़े ढीले तरीके से करती है। बहुत पार्टीज होती है उनके पास लोग ही नहीं होते, क्योंकि बूथ लेवल पे लोग होना मतलब है कि एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑन एवरेज मैं बोल रही हूँ 2000 के राउंड पोलिंग बूथ्स होते हैं, तो उनको 2000 लोग चाहिए। और आपका एक्चुअली बूथ लेवल एजेंट एक लोकल पर्सन होना चाहिए, जिससे कि वो आर पार जो 1000-1500 लोग रहते हैं उनको जानते हो कि भाई ऐसा तो कोई व्यक्ति रहता नहीं है, ये तो मर गए, ये तो माइग्रेट हो गए, ये तो छोटा सा घर है, इसमें 50 लोग आप कैसे दिखा रहे हैं। अब रियलिटी ये है हमारे सिस्टम में कि पार्टीज कहीं ना कहीं चूक रही है इस काम में, और इतने सारे मैन पावर को, इतनी टीम को इकट्ठा नहीं कर पा रही और उनको डिप्लॉय नहीं कर पा रही है। एक तो ये बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि देखिए इलेक्शन कमीशन का जो रवैया बन रहा है वो कहीं ना कहीं ये बन रहा है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, आप सवाल मत पूछिए, हम बिल्कुल सब ठीक कर रहे हैं, हम चीजें नहीं दिखाएंगे। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन कहीं भूल गया है कि चुनाव तो लोगों के लिए हो रहे हैं ना। लोग सुबह उठकर वोट देने जाते हैं, हमारे देश में वोट देना मैंडेटरी तो नहीं है, हम सब वोट देने इसलिए जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भरोसा है कि वोट की जो प्रक्रिया है वो ठीक से चल रही है, हमारे वॉइस जो है जब हम उसे एक्सप्रेस करेंगे तो वो ठीक तरीके से गिनी जाएगी, उसके बेसिस पे डेमोक्रेसी चल रही है। कल को अगर ये सवाल जिस टाइप के राहुल गांधी जी ने उठाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अगर अनआंसर्ड रहते हैं, तो मुझे लगता है कि पब्लिक ट्रस्ट और फेथ बहुत शेकअप होता है। क्योंकि देखिए ये सवाल राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन के बीच के नहीं है, ये सवाल, और खास करके क्योंकि सबूत के साथ दिखाए गए, जैसे आपने दिखाया कि वो एक पर्सन व्यक्ति डैंग जिसका नाम है, 4 बार उनका नाम आ गया एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई कैसे ये पॉसिबल है, क्या इसकी स्क्रूटनी नहीं हुई? और जो इलेक्शन कमीशन का रवैया है, जो कल ही मैंने देखा कि कर्नाटका सीईओ ने फटाफट पोस्ट कर दिया कि आप ऐसा करिए, आप ओथ लेके हमें ये सब सबूत दीजिए। अरे एक ही अगर दिन में आप करिए, 8 तारीख की शाम तक बिल्कुल, करिए। और आप हुँ। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मैं अगर होती ऐसे पद पे तो मैं तो धन्यवाद देती लोगों का कि देखिए 100 करोड़ वोटर्स के ऊपर मैं तो निगरानी अकेले रख नहीं सकती। तो मेरी तो उम्मीद ही ये है कि जो लोग हैं, खास करके जो नेता हैं, जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट है इस इलेक्शन में, वो ही मेरे आंख और कान बने और मुझे बताते रहे कि देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वहां पे वो प्रॉब्लम है। और इलेक्शन कमीशन का अगर रवैया देखें तो वो ऐसे ही चलता है। आप मुझे बताइए आत्मजीत जी, कौन सी दूसरी बॉडी है हमारे देश में जो सी विजिल, सिटीजन विजिल जैसा ऐप चलाती है, जो बोलती है कि कहीं पे भी कुछ गलत दिखे हमें फोटो लेके भेज दीजिए। तो आप तो इनकरेज कर रहे हैं कि भाई पब्लिक स्क्रूटनी करो, हमें बताओ कि काम कहाँ गलत जा रहा है, काम कहाँ पे जरूरत है ठीक करने की। उसकी जगह घूम फिर के बोल रहे हैं अब आप ये दीजिए, वरना फिर आपके खिलाफ हम वो बीएनएस वगैरह जो भी है कि आपने गलत डेटा दिया तो हम आपको उसके लिए केस फाइल कर देंगे। ये रवैया होना चाहिए क्या? मतलब मैं तो बोलती हूँ कि मिस्टर राहुल गांधी तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मैं बोल रही हूँ कि एक आम नागरिक भी ये सवाल उठाए तो भी ये रवैया नहीं होना चाहिए। रवैया होना चाहिए भाई लाइए जरा अपने डॉक्यूमेंट्स, हम भी देखते हैं,
कुछ ठीक नहीं पाया गया तो बोलिए पब्लिकली कि नहीं देखिए इन्होंने इस टाइप का बोला था, ये ठीक नहीं पाया गया। पर ये बोलना कि ओथ पे नहीं देंगे, हम उसे मानेंगे नहीं। और मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ एक चीज जो थोड़ा कई बार हो सकता है गलत निकले, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन ये है कि अगर उन्होंने अब दिया नहीं आज, तो वो बोलेंगे कि देखिए राहुल गांधी सीरियस नहीं है, उन्होंने हमें कुछ सबमिट भी नहीं किया। तो मेरा मानना यही है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो कि कम्बैटिव मोड में आ गए। देखिए हम भी एज सिटीजन बहुत सवाल रेज करते हैं, हम 17C मांगते हैं। अब हमने पूरे दिल्ली के जो फॉर्म 17C है, जो एकमात्र वोटर टर्नआउट का एक स्टैट्यूटरी प्रूफ है, हमने सब जगह से मांगे हैं। हर टाइप के जवाब, कहीं से आ रहा है वो तो लॉकर में बंद है, हम कैसे आपको दे दें, कहीं पे वो स्ट्रॉन्ग रूम में बंद है, हम आपको नहीं देंगे, आपका इससे क्या लेना देना, कोर्ट से जाके ऑर्डर लाइए। अरे अगर हमारा लेना देना नहीं है सिटीजन वोटर्स, तो किसका लेना देना है? चुनाव कोई पार्टियों के लिए नहीं हो रहे, चुनाव कैंडिडेट्स के लिए नहीं हो रहे, चुनाव देश के लिए हो रहे हैं। एंड इलेक्शन कमीशन का डायरेक्ट सरोकार है लोगों के साथ। तो बहुत जरूरी है कि हर समय देखिए कोई सवाल उठाए, अगर मिस्टर राहुल गांधी गलत जानकारी दिखा रहे हैं, आप उसका एक एक्सप्लेनर बाहर डालिए, लोग खुद समझ जाएंगे। देश की जो जनता है बहुत स्मार्ट है, वो समझ जाएगी कि भाई ये तो नेतागिरी कर रहे हैं, ये ठोस प्रूफ नहीं दिखा रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सवालों को आप इग्नोर करके या वापस कम्बैटिव तरीके में आप करेंगे तो सवाल गायब हो जाएंगे। सवाल तो बने रहेंगे, क्योंकि बड़े पब्लिक तरीके से और बड़े सबूत के साथ उठाए गए हैं। और जो तीसरी एक बात आपने कही, बस उस पर मैं बात रख देती हूँ। सबसे जरूरी चीज है कि पब्लिक निगरानी के लिए, पब्लिक स्क्रूटनी के लिए इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंसी अडॉप्ट करे। ट्रांसपेरेंसी हैज टू बी द मंत्र ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वोटर लिस्ट पब्लिक में डालो, वोटर टर्नआउट पब्लिक में डालो, क्या क्या वायलेशन हुई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वो पब्लिक में डालिए, किसको क्लीन चिट दिया, किसके खिलाफ एक्शन लिया, क्योंकि इसी पे पब्लिक ट्रस्ट बिल्ट है। देखिए ऑलरेडी जो वोटर लिस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है वो ना सर्चेबल है ना मशीन रीडेबल है। अब डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ गया जो कि बोलते हैं कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आप दे नहीं सकते बिना कंसेंट के। अच्छा, अगर इलेक्शन कमीशन तब भी दे दे, बोले कि हमारा तो मैंडेट है, अगर मैं उसको डाउनलोड करके एनालाइज करूंगी मेरे ऊपर पेनल्टीज लग जाएंगी, 250 करोड़ तक की पेनल्टीज है। तो मुझे लगता है ये पूरी जो दिशा हमने पकड़ ली है ये शायद सही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में खुलापन, लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जवाबदेही, यही पिलर्स हैं एक लोकतंत्र के। बिल्कुल, आपने जो बात की मार्जिन्स की, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये डेटा में फॉर्म 6 में 33,692 वोटर्स फर्जी पाए गए, जिसमें 70, 80, 90 साल की महिलाएं जो हैं या पुरुष जो हैं, वो रजिस्टर्ड थे। और इसमें 40,000 लोगों के एड्रेसेस जो हैं, वो भी डजंट एग्जिस्ट है। एड्रेस डज नॉट एग्जिस्ट, एड्रेस इज जीरो या एड्रेस कांट बी वेरीफाइड। और जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री की आपने बात की, हरियाणा में जिस तरह इलेक्शन हुए तो सिर्फ 25 सीटें चुरानी थी भारतीय जनता पार्टी को, और 33,000 वोटों के कम मार्जिन से ये 25 सीटें चुराई गई हैं। 33,000, और एक ही विधानसभा में 1 लाख वोट जो है वो फर्जी पाए गए हैं सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। और जहां आपने हरियाणा की बात की, टोटल वोट गैप 8 सीटों में 22,769 वोट था 2 करोड़ वोटर्स के अंदर, मात्र 22,779 वोट। अब आप समझिए कि 8 सीटें हरियाणा की कैसे चुराई गई। तो मार्जिन ऑफ विक्ट्री कुछ 100 में, कुछ 1000 में कैलकुलेट होती है। और अगर आप एक बेंगलुरु सेंट्रल का इलेक्शन 32,000 वोट से जीतते हैं, मतलब 70,000 से हारा हुआ इलेक्शन आप 1.25 लाख वोट से जीत रहे हैं। 1.25 लाख वोट आप पोल करा के 70,000 की हार को 32,000 की जीत में बदल रहे हैं। और उसमें भी पोस्टल बैलेट्स, और आपने देखा किस तरीके का खेल खेला गया। बिहार एसआईआर को मैं कनेक्ट करना चाहता हूं। बिहार में भी एसआईआर के नाम पर वोट चोरी का खेल जारी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर बिहार के लोगों से वोटिंग का अधिकार छीनना चाहती है, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है। आरजेडी और आपके कांग्रेस पार्टी ये कह रही है। वो ये कहते हैं कि संसद में हम चर्चा चाहते हैं, संसद में चर्चा नहीं होती है। लेकिन मोदी सरकार सवालों से बचने के लिए बार बार सदन स्थगित करवा देती है, चर्चा से भाग रही। यही बात प्रियंका गांधी ने कही कि ट्रेजरी बेंच संसद चलाने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है। क्यों प्रधानमंत्री मोदी जब संसद शुरू होता है तो उनको ब्रिटेन का दौरा याद आ जाता है एफटीए एग्रीमेंट करने के लिए। वो संसद से भाग रहे होते हैं, इसका मतलब है कि वो जवाबदेही नहीं देना चाहते। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने मकर द्वार पर सरकार के इस लोकतांत्रिक विरोधी कदम के लिए पुरजोर विरोध किया। कल एक वहां पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और कहा कि बिहार एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि
बड़े पैमाने पर 65 लाख या 66 लाख लोगों का मताधिकार जो है छीन लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी मनमानी कर रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए आत्मजीत जी, पार्टियां क्या कह रही हैं, कांग्रेस क्या कह रहा है, वो मुझे लगता है उससे ज्यादा हम इस पे रहें कि इलेक्शन कमीशन का कॉन्डक्ट क्या है, क्योंकि मुझे लगता है जैसा मैंने शुरू में कहा कि पार्टीज की तरफ से भी मुझे तो कई कमियां भी दिखती हैं। जैसे एक चीज है, हम लोग एज कंसर्न सिटीजन सब पार्टीज को बोलते हैं कि भाई आपके पास जो 17C आया आप ही अपलोड कर दीजिए, आपके पास जो जो भी डॉक्यूमेंट्स आए वो सब आप अपलोड करिए। तो मुझे लगता है कि कई बार ये पार्टीज इन राजनीतिक खेलों में फंस जाती है और मुझे लगता है इसी कारणवश इलेक्शन कमीशन जैसी बॉडीज को कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है निकलने का, क्योंकि वो बोलते हैं भाई आपने भी तो अपने समय में यही करा था। मुझे लगता है समय आ गया कि लोग इस पे जागे और लोग बोले कि भाई इलेक्शन कमीशन का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे साथ है, पार्टीज जो बोल रही है बहुत जरूरी बातें बोल रही है उनको जवाब दीजिए, लेकिन आप हमारे साथ एक डायरेक्ट डायलॉग रखिए। अब देखिए बिहार एसआईआर की अगर हम बात करें, अगर वोटिंग मार्जिन वाले मुद्दे पर ही हम वापस जाएं, अभी तक जो जानकारी निकली है कि 65 लाख लोगों के तो नाम ऑलरेडी डिलीट कर दिए गए हैं ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में से, क्योंकि एसआईआर के दौरान उन्होंने न्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरे। तो अगर हम 65 लाख को डिवाइड करें बाय द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, तो ऑन एवरेज यानी कि 26,700 के करीब वोट हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से डिलीट हुए हैं। दिस इज ग्रेटर देन द विनिंग मार्जिन इन 2/3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि 2/3 विधानसभा क्षेत्र में इससे कम का विनिंग मार्जिन था। तो इलेक्शन तो अब बिल्कुल यहाँ से पलट सकते हैं। अब सवाल उठता है कि भाई आपने किनको डिलीट करा। मैंने कई जमीनी संगठनों में बिहार से बात करी, हम सब लोग साथ में काम भी करते हैं। मैंने पूछा भाई क्या आपको नजर आ रहा है, क्या दिख रहा है, क्योंकि देखिए अब क्या है खेल है कि जिन जिनके नाम डिलीट करे वो पब्लिक में नहीं डाले, किस कारणवश उनको डिलीट करा वो पब्लिक में नहीं डाला, उनका पता पब्लिक में नहीं डाला। तो अब अगर मैं एज अ कंसर्न सिटीजन, एज अ पब्लिक इंटरेस्ट पर्सन मैं बोलूं कि भाई अपने गांव का अपने कॉलोनी का मैं चेक करना चाहती हूँ, कोई तरीका ही नहीं है। उन्होंने केवल पार्टीज को लिस्टें दी हैं और द हिंदू ने रिपोर्ट कराई कि जो पार्टीज को भी जो लिस्टें दी उसमें कारण नहीं लिखा। क्योंकि याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बोला था अगर आप हमें 15 ऐसे लोगों के नाम दिखा दें जिनको डेड डिक्लेयर कर दिया है और वो जिंदा हैं, तो हम इस एक्सरसाइज को रोक देंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या करा कि कारण ही नहीं बताए, जनता को तो छोड़िए पार्टियों को भी नहीं कारण बताए। अब इससे सवाल क्या उठता है कि भाई अब वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी कैसे करें जमीनी स्तर पर। कल ही संगठनों ने कुछ बातें सामने रखी, कई ऐसे लोग मिल गए जो मरे हुए हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट पे हैं। कई ऐसे लोग मिल गए जो मरे हुए नहीं हैं लेकिन उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। अब मैं नहीं बोल सकती किस कारणवश उनको एक्सक्लूड किया गया क्योंकि वो खबर है नहीं। दैनिक भास्कर की अगर आप वीडियो रिपोर्ट्स देखें जमीनी स्तर की, बहुत बढ़िया बढ़िया वो रिपोर्ट सामने ला रहे हैं। वो बता रहे हैं कि एक परिवार में 5 सदस्य थे, पांचों ने सेम डॉक्यूमेंट्स दिए अपने सिटीजनशिप के, वो मैट्रिकुलेशन वगैरह या जमीन का पट्टा जो भी है, उसमें से 2 लोगों के नाम हटा दिए, 3 के नाम जोड़ दिए। अब उन 2 लोगों के नाम क्यों हटाए वो उनको पता ही नहीं है। तो जब पता ही नहीं है कि नाम क्यों हटाए तो मैं उसको रेक्टिफाई भी कैसे करूंगी। और उस पर भी अब इलेक्शन कमीशन क्या प्रेस रिलीज पढ़िए, इलेक्शन कमीशन बोलते हैं नो कंप्लेंट रिसीव्ड। भाई कंप्लेंट तो इसलिए रिसीव नहीं हो रही क्योंकि आपने कारण ही नहीं बताए। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग धक्के धक्के खा के नया अपना इंक्लूजन के लिए फॉर्म 6 भर रहे हैं। तो ईसीआई नए लोग जो अब अप्लाई कर रहे हैं उनको कंप्लेंट नहीं मान रहा, बोल रहे वो तो इंक्लूजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जबकि जितने लोग अब अप्लाई कर रहे हैं इंक्लूजन के लिए वो सब कंप्लेंट्स मानी जानी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलत तरीके से छूट गए हैं। और अगेन अगर हम देखें ये घूम घाम के पारदर्शिता का मुद्दा ही बनता है, क्योंकि देखिए पारदर्शिता नींव है लोकतंत्र में। आप क्या निर्णय ले रहे हैं वो तो हम सबको पता चल जाता है, लेकिन किस आधार पर निर्णय ले रहे हैं, कैसे उस निर्णय पे पहुंचे, वही है असली जो चीज है। और मुझे लगता है कि इनको पॉलिटिकल पार्टीज को तो लिस्ट ऑब्वियसली देनी ही देनी चाहिए क्योंकि उनके तो लोग भी है, उनके एजेंट्स भी है, पर आप पब्लिक में डालिए ना। क्योंकि क्या होगा, आप सिर्फ पार्टीज को देंगे, 2 पार्टी सवाल उठाएंगी, आप बोलेंगे ये झूठ बोल रहे हैं, इनको ओथ में देना चाहिए। अरे आप जनता के सामने डालिए। मैं अगर पटना में रहने वाली निवासी हूँ, मैं अपनी बिल्डिंग में फटाफट चेक कर लूंगी। और ऐसे लोगों की कमी नहीं है हमारे देश में जो पब्लिक स्पिरिटेड लोग हैं जो फटाफट
लिस्ट निकाल के अपने आर पार अपने इलाके का चेक कर लेंगे। इतने आजकल ग्राउंड बेस्ड जर्नलिस्ट हैं, स्ट्रिंगर्स हैं, तो ये जो पूरा जो है ना कि हम छुपा के नहीं बताएंगे। आप 100 करोड़ लोगों से उनका नागरिकता का प्रूफ मांगने वाले हैं, क्योंकि एसआईआर बिहार में शुरू हुआ है लेकिन देश भर में होने वाला है। इस पे कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए। आदेश में लिखा है कि बिहार से शुरुआत है, देश भर में होगा। तो आप लोगों को तो इतना कि आप ये भी दिखाइए, वो भी दिखाइए, इतनी ज्यादा आप लोगों के ऊपर डिमांड्स डाल रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, लेकिन अपने ऊपर कोई आप नहीं डाल रहे, जबकि सारी पावर इलेक्शन कमीशन के पास है। और एक और चीज मैं केवल जोड़ना चाहूंगी कि 65 लाख तो पहले चरण में डिलीट हो गए। असली चरण तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि अब ईआरओज उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे। एक और आत्मजीत जी जो बहुत जरूरी आंकड़ा गायब है इलेक्शन कमीशन जो नहीं सामने रख रही, वो ये है कि जितने भी लोगों ने अपना सबमिट करे हैं डॉक्यूमेंट्स, करीबन जितने भी लोगों ने अपने फॉर्म सबमिट करे हैं करीबन 7.6 7.24। करोड़ हाँ, हाँ 7.2 उसमें से करोड़ उसमें से कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए? क्योंकि ये हमें याद रखना होगा कि जितने भी लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, हो सकते हैं उनके भी अब नाम डिलीट हो जाएं, क्योंकि अब जो फेज है सेकंड फेज एसआईआर का, उसमें ईआरओ स्क्रूटनी करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। और मैं सुन रही थी कुछ बातें जो मिस्टर अशोक लवासा, मिस्टर एस वाई कुरैशी जो खुद कमीशन में रहे हैं, वो बोल रहे हैं ऐसा स्टेप अनप्रेसिडेंटेड है। हमेशा इलेक्शन कमीशन का रवैया होता था कि वो लोगों तक पहुंचते थे। ये पहली बार हम ऐसा रवैया देख रहे हैं जहां पे वो बोल रहे हैं कि हम तो पूरा काम नए सिरे से करेंगे, आप हम तक आइए। और ग्राउंड रिपोर्ट जैसे अजीत अंजुम जी ने या जो जन सुनवाई हुई पटना में, कितने प्रॉब्लम्स दिखा दिए कि कहीं पे बीएलओ नहीं पहुंच रहे, कोई अन्य लोग पहुंच रहे, कहीं पे तो सफाई कर्मचारी जाके फॉर्म्स बांट रहे हैं। बहुत जगहों पे उन्होंने कुछ वीडियो पे दिखाया कि कोई अन्य लोग साइन कर रहे हैं, जो लोग मर गए हैं उनके मैसेजेस आ रहे हैं फोन पे कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया। एंड अगेन मैं बोल रही हूँ कि सवालों का जवाब ना देने से, या जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर डालने से, या उन आवाजों को दबाने से सवाल नहीं चले जाते, सवाल तो बरकरार बने रहते हैं। इनफैक्ट फिर लगने लगता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। देखिए, सवाल उठते हैं, इतनी बड़ी एक्सरसाइज में हमेशा सवाल उठेंगे। अगर आप और मुझे भी 8 करोड़ लोगों की चेकिंग करनी होगी, मैं तो मान के चलती हूँ कि हमसे 10-15% में गलती हो जाएगी। लेकिन जब कोई कुछ पॉइंट आउट कर रहा है तो उसका रवैया क्या है उस इंस्टीट्यूशन का, मुझे लगता है दैट इज व्हाट डिटरमिन्स पब्लिक ट्रस्ट। बिल्कुल इंटेंशन जो है इलेक्शन कमीशन की बिल्कुल साफ पारदर्शी होनी चाहिए, क्योंकि वो जनता के सर्वोपरि हित में काम करना चाहिए। और जैसे कि 18 साल के ऊपर लोगों को वो जाके ढूंढते थे और उनका वोटर आईडी कार्ड बनाते थे, एपिक नंबर जब मिलते थे तो कहा जाता था कि 18 साल की उम्र के लोग आए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। अब तो ये हो रहा है कि आप आए क्यों हैं, और ये वोट का अधिकार आपका तब मिलेगा जब आप अपना प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप दिखाएंगे। हमने पहली बार सुना कि ईसीआई प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप मांग रही और बाद में हलफनामा भी दाखिल करती है, एफिडेविट भी दाखिल करती है। जब जुलाई 10 को कोर्ट ने कहा, सुधांशु धुलिया और बागची की कोर्ट ने, जस्टिस बागची की कोर्ट ने, कि आप अथॉरिटी है आपके पास प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप मांगने की, तो उन्होंने हलफनामा दाखिल किया कि हमारे पास है, और 10 दिन पहले बता दिया कि हमने 90% या 92% अपनी रोल कॉल कंप्लीट कर ली है इलेक्टोरल रोल की। और एसआईआर का कोई प्रोविजन ही नहीं है ईसीआई की रूल बुक में। आपने समरी रिवीजन में ऑलरेडी 10 लाख 11 लाख वोट, 6 लाख वोट आपने पहले काट दिए थे लोकसभा इलेक्शन से पहले, 4 लाख 9 हजार वोट आप बाद में काट दिए थे समरी रिवीजन में। स्पेशल रिवीजन में 21 लाख लोग कैसे फौत हो गए या उनकी मौत हो गई, और 31.5 लाख लोग लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में जो है बिहार छोड़ के चले गए। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इलेक्शन कमीशन जो है किसके इशारे पे काम कर रहा है। और जिस तरीके से सेबी पर हम लोगों ने तमाम कार्यक्रम किए, इलेक्टोरल रोल्स पर, हरियाणा के इलेक्शन में साफ साफ हमने कहा 17 लाख वोट जो है वो बढ़ाए गए। महाराष्ट्र के इलेक्शन में कोई लंबी लाइन नहीं थी, 5:30 बजे के बाद सीधे 55% से 66% वोट पड़ जाता है। और इस पे वोट फॉर डेमोक्रेसी और एडीआर ने बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े किए। पर सरकार ईसीआई को बचा रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी पारदर्शिता को खत्म कर रही है। पहले राजीव कुमार के टाइम पे उनका जो है बहुत सारी चीजें जो है सामने नहीं आई, और अब गुप्ता जी जब आए हैं तो गुप्ता जी के आने के बाद वो तो बिल्कुल ही बात ही नहीं करते। वो आपको याद होगा राजीव कुमार जी शेरो शायरी करके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। जी तो बिल्कुल। और इनफैक्ट ये आत्माजीत जी, मैं एक और बस पॉइंट जोड़ देती हूँ। 2019 के इलेक्शन के बाद एक सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस बैठा,
जिसकी चेयरपर्सन थे जस्टिस मदन लोकुर, जो रिटायर्ड जज है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसमें मिस्टर एस वाई कुरैशी और अन्य जो इलेक्शन कमीशन में लोग रह चुके हैं, उन्होंने उसमें इनपुट दिया। उसमें जितने भी ऐसे लोग हैं, उसमें आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर्स ने, एक्टिविस्ट ने, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर्स ने मिलकर कुछ सवाल बनाए कि भाई ये सवाल उठता है, इस मुद्दे से ये सवाल उठता है। तो उन्होंने पूरा एक कवर करा कि क्या सबसे प्रेसिंग नीड्स है पब्लिक की ओर से। सोचिए, उसके बाद एक मीटिंग के लिए नहीं बुलाया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और मुझे लगता है रवैये का जो सवाल है वो सबसे जरूरी है, क्योंकि वो इंटेंशन दिखाता है कि भाई लोग सवाल उठा रहे तो आप तो उसे वेलकम करिए ना। आप बोलिए कि देखिए ये दिखाता है कि लोगों को कितनी रुचि है हमारे देश में वोटिंग की। कल को रुचि खत्म हो गई तो क्या करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा है, कि मैं तो बोल रही हूँ कोई भी उठाए, कोई नागरिक उठाए, कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन उठाए, कंसर्न सिटीजन उठाए, आप उसको एक तवज्जो दीजिए और उस पर बात रखिए, उसको इंक्वायरी कराइए और फिर रिजल्ट बताइए सबके सामने। और अगर ये पाया जाए कि लोग झूठ बोल रहे हैं, देखिए कई बार हो सकता है कि एनालिसिस में थोड़ी गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप अपना रिजल्ट पब्लिक कर दीजिए। अगर ये पाया जाए कि कोई जानबूझ के बार बार उल्टी सीधी बातें उठा रहे, तब आप जरूर उनको क्रिमिनली उनके पीछे जाइए। पर इनिशियली ही बोल देना कि ओथ पे नहीं दिया, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप कौन होते हैं, आप मिसलीड कर रहे हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन का मैं सुबह ट्विटर हैंडल देख रही थी, मिसलीडिंग मिसलीडिंग, ये नहीं है तरीका, ये तरीका हो ही नहीं सकता लोकतंत्र में। आप डायलॉग करिए, आप अपना मतलब अल्टीमेटली देखिए, पब्लिक सर्वेंट्स पब्लिक के लिए बैठे हैं, उन सबकी सैलरीज हम सब लोग क्यों भर रहे हैं अपने टैक्स के पैसे से। पब्लिक ऑफिसर शुड बी ओपन, दे शुड बी वेलकमिंग। हम लोग जब पिछले साल एक पिटिशन लेके गए कि हमें 17C की कॉपी दे दीजिए, हमें इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर नहीं आने दिया था, हमें गेट पे बाहर रखा गया। और हम बोलते रहे कि हम कुल मिला के 5 लोग गए थे, ऐसा भी नहीं है कि हम 5,000 लोग गए थे, हम 5 लोग गए थे, जिनमें से हमारे साथ एक फॉर्मर फॉरेन सर्विस के भी अफसर जो रह चुके हैं, जो इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं बहुत सारे देशों में, वो गए थे हमारे साथ। मतलब ऐसे क्या रवैया है कि आप सिटीजन से नहीं बात करेंगे, पार्टियों से नहीं बात करेंगे। तो मुझे लगता है जो पब्लिक ट्रस्ट जो इलेक्शन कमीशन में, उसको एक्चुअली हार्म पहुंचेगा यदि ये रवैया बदला नहीं तो। इलेक्शन और कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, उस पे कार्यरत सीईसी सरकार द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। उसकी प्रक्रिया भी आपने देखा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मिनिस्टर को बीच में डाल दिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कोई रोल ही नहीं रह जाता जब 2:1 हो जाए। उसके बाद ओथ सीईसी लेते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का काम है, वो एक पॉलिटिकल पोस्ट है, उनका काम है गलतियां उजागर करना। और ये जो लिस्ट है बूथ की, ये बूथों की लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दी है। ये डेटा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लिस्ट से निकाला है, कोई अपने आप से डेटा प्रोड्यूस नहीं किया है कि उनको ओथ लेने की जरूरत है। जिसने ओथ ली है उसी ने डेटा दिया है, और उसमें त्रुटियां निकालने का काम पॉलिटिकल पार्टीज का है। अगर वो त्रुटियों में कुछ गलती है तो आप बताइए कि ये त्रुटियां सही नहीं है, या आपने गलत फैक्ट्स दिए हैं। आप बगैर जांच किए, बगैर उन डॉक्यूमेंट्स को देखे आप कैसे कह सकते हैं कि वो मिसलीड कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आपके पास जवाब पहले से तैयार है। यानी कि जब चोर चोरी करता है तो पहले कह देता है मैंने चोरी नहीं की, तो उससे पूछा किसने कि तुमने चोरी की कि नहीं की? सवाल ये खड़ा हो जाता है। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए अमृता जोरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू।